बिजली देने वाले लोगों के अंदर खुद का करंट कैसा होता है? That's a wonderful thing that you've just said. 2.25 लाख से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स आज तक आपकी कंपनी बना चुकी है। क्या माइंडसेट चाहिए किसी कंपनी को इस लेवल तक पहुंचने के लिए और उसी क्वालिटी और उसी स्टैंडर्ड को मैनेज करना, और वो भी 30 साल से ज़्यादा समय के लिए? आगे एक विजन आपके पास होना चाहिए, जो डायरेक्शन आप अपने लोगों को दे पाएं, जो डायरेक्शन पे आप फोकस करके डिसाइड कर पाएं। अलग अलग सेक्टर्स को एड्रेस करने में क्या चैलेंज आता है और किस तरह से आप लोग इसे हैंडल कर पाते हैं? हर सेक्टर, हर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। योर क्वालिटी पैरामीटर्स हैव टू सूट दैट इंडस्ट्री। यू हैव टू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट एज पर दैट इंडस्ट्री। तो जयपुर की विश्वकर्मा एरिया की फैक्ट्री से लेके यूएस की जर्नी और इतने वेरिएशंस ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ में काम कर पाना, ये किस तरह से आप देखते हैं? क्या इट वाज अ बिग लर्निंग प्रोसेस, बट अगेन थैंक्स टू द यूनिवर्स की वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी वर एबल टू कंप्लीट इट। आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम यूएस मार्केट को भी कैटर करेंगे। यस। सो कहीं ना कहीं टीम पे भी इम्पैक्ट आता है, तो टीम का इसमें किस तरह से सपोर्ट रहा हो, क्या रिएक्शन रहा? टीम का बहुत बड़ा रोल है, बिना टीम के हम लोग ये नहीं कर पाते। सो आप कॉर्पोरेट कनेक्शन से भी 3 साल से ज़्यादा समय से कनेक्टेड हो? I think now, yeah, about 4 years. About 4 years. This is the fourth thing. That's a long time. So, how is the networking experience going on? Amazing, amazing. Corporate connections की जो मेरी journey है, that has played a big role in. How about the future vision of your company? How Uttam Bharat is going to help India grow in that scale? नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सिहाग अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो दिखाई नहीं देते। जी हाँ, ये दिखाई नहीं देते, बट इनका काम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार दिखाई देता है। हम चाहे सोलर की बात कर रहे हो, हम बिजली की बात कर रहे हो, या फिर हम बात करते हैं किसी भी पावर सोर्स की, यहीं से हमें पावर मिलती है। हम मिलने जा रहे हैं आज उत्तम भारत के डायरेक्टर मिस्टर वेदांत अग्रवाल से। उत्तम भारत ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। इनके ट्रांसफॉर्मर्स जयपुर से लेके यूएस तक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स आज तक ये बना चुके हैं। और आइए मिलते हैं वेदांत जी से। वेदांत सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू दीपक जी। सर, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सब जगह ट्रांसफॉर्मर्स देने वाले, बिजली देने वाले लोगों के अंदर खुद का करंट कैसा होता है? That's a wonderful thing that you've just said. इस पे मैं जो बोल सकता हूँ ये बोलूँगा कि करंट तो हर बिजनेस ओनर में होता है। शॉर्ट सर्किट की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, वो सक्सेसफुल बन पाता है। दैट्स ट्रू सर, ये तो एक बिजनेस का रोल है। आपने बहुत सही बात कही कि करंट तो सभी बिजनेसमैन के अंदर होता है। वेदांत सर, मैं आपकी जर्नी को जब देख रहा था तो आई नोटेड आपने NMIMS से MBA किया, यहीं से आपकी एजुकेशन रही है। yes. इसके बाद में आपने अपने पेरेंटल वर्क को ज्वाइन किया, आपने फैक्ट्री ज्वाइन की। सो एक MBA करने के बाद में एस्पिरेशंस होती हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए माइंड प्रिपेयर होता है कि हम MBA करेंगे, एक MNCs के अंदर अब वर्क करेंगे, और उस तरह के कोर्स को करने के बाद में फिर से अपना एक कॉर्पोरेट में ना जाते हुए अपने फैमिली ट्रेडिशनल वर्क को संभालना, ये माइंडसेट कैसे चेंज होता है? क्या सोच होती है जो यहाँ पे हेल्प करती है, या क्या ट्रांजेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स या इशू आ सकते हैं स्टार्टिंग में आए हों आपने? इसमें दीपक जी बिल्कुल आए थे, मेरे लिए भी आए थे। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आज बिजनेस फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं खून में तो होता ही है, मतलब ब्लड में आज बिजनेस करना होता है। जब आप बचपन से अपने फैमिली के अंदर सभी को देखते हो कि बिजनेस कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में भी सब बिजनेस में हैं, तो जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप जो उनसे सीखते हो, आप उनको देखते हो, चाहे वो आपसे कितना छुपाने की कोशिश करे, फिर भी जो बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको भी आप देखते हो। तो मेरा मानना ये है कि आप बचपन से ही उसके लिए प्रिपेयर होना चालू हो जाते हो। मेरे लिए आज मुझे अगर इफ़ आई लुक बैक, तो जो मेरे स्कूल के अंदर अगर मेरे से टीचर ये भी पूछती थी कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैं ये बोलता था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा से उसी की वजह से मैंने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल के अंदर, उसी की वजह से मैंने फिर आगे MBA चूज़ किया। बट जैसे आपने बोला कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, उस टाइम जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो सब कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर जाना चाह रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे। मेरे पास भी, मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अटेंड किए। तो कॉर्पोरेट कल्चर और
एक अट्रैक्ट करता है आपको। वहाँ पे पहली बात तो मुंबई शहर जयपुर से काफ़ी डिफरेंट है, तो और वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस भी मिलती है, आप अकेले रह रहे हो। सो वो चीज़ मुझे भी अट्रैक्ट की थी। मेरे पास भी, मैं इंटरव्यूज़ में गया था और मेरे पास अच्छी कंपनीज के अंदर से ऑफर भी आए थे, बट मैंने कहीं ये सोचा कि आज जो मैं क्योंकि थर्ड जनरेशन हूँ फैमिली में, बिजनेस में, तो जो मेरे दादाजी ने, जो मेरे फादर ने, जो एक आज अपने इतना पैशनेट होके एक कंपनी को सेटअप किया है, तो उसको छोड़ के मैं किसी और कंपनी में काम करूं और उसको ग्रो करूं, जहां पर मेरे लिए मैं एक एम्प्लॉय हूं। यहाँ मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ डिपेंड करता है मेरे पे। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा गाइडेंस मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली और बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी मिली, बट फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे फैमिली बिजनेस ही करना है। फैक्ट्री में जाना एक इमोशनल डिसीजन होता है एंड इसके साथ में स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना हम जान पाए आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को आपके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया 1982 एंड 83 के। सो एक ऐसे बिजनेस को जहाँ पे 3 जनरेशन्स की लेगेसी भी चलते आ रही है, ऑब्वियसली अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छा तो लगता ही है, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी तरह की लेगेसी का बैगेज भी इस पे आता है कि जो हमारी 2 जनरेशन्स पहले से जिस तरह से ऑपरेशन करती आई है, हमें उसी लेगेसी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो ये भी कभी माइंड में रहा हो? बिल्कुल दीपक जी, मतलब कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कितना बर्डन रहता है एक एक्सपेक्टेशन का। आज आपसे जो एक्सपेक्टेशन है पूरी फैमिली की, जब आप वापस से ज्वाइन करते हो अपना फैमिली बिजनेस, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इतना पढ़ गया है लड़का, इसको तो मतलब अब बिजनेस में सीधे आके और ये तो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। जब आप बिजनेस में आते हो, आप एक कॉलेज एनवायरनमेंट में जो सीख के आते हो, जब प्रैक्टिकली आप फैक्ट्री फ्लोर पे आते हो तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। सो इट्स अ जर्नी दैट यू हैव टू गो थ्रू, और उसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी फैमिली है, स्पेशली मेरे लिए फैमिली बिजनेस है, तो यहाँ सिर्फ मेरे फादर नहीं है, मेरे 2 अंकल्स भी हैं, मेरे 2 कजन्स भी हैं जो मेरे साथ फैमिली में हैं, तो हम लोग 6 जन हैं फैमिली के अंदर। तो स्पेशली उस एनवायरनमेंट में सबके साथ मिलके काम करना, चीज़ों को पहले सीखना, जो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उन लोगों से एक्सेप्टेबिलिटी कि ये एक जना कोई नया आया है और अब ये हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे या ये हमसे काम करेंगे, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लर्निंग कि आप इसको सीख के और बिजनेस में सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो एंड आप आगे ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बना। जैसा कि आपने कहा कि किसी बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हैं, पहले से टीम मेंबर भी हैं, एंड आपके पास में 2 जनरेशन की पहले से लेगेसी रही है। यस, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा स्टाफ भी होगा जो काफ़ी सालों से पहले वहाँ पे वर्क कर रहा है, एज डिफरेंस भी होता है। तो ऐसे माहौल के अंदर एक नए पर्सन की एंट्री होनी बिजनेस में, उस एज गैप को, उस सोच को किस तरह से मैनेज किया जाता है? कुछ तो देखिए, आज भी मतलब हमारे पास जो आज भी कुछ जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज मैं बोलूँगा वो फैमिली की तरह ही हैं। वो हमारे साथ पिछले 30 साल से भी जुड़े हुए हैं। मतलब दे स्टार्टेड विद अस एंड नाउ दे आर गोइंग टू रिटायर विद अस। तो ऐसे लोगों के साथ में मैं बोलूँगा कि जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर अपने फादर के साथ में ऑफिस आया करता था, एंड मुझे बहुत प्यार मिला है इन लोगों का जो शुरू से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी जब मैं वापस आया बिजनेस के अंदर तो मुझे एक्सेप्टेंस थोड़ी बहुत मिली। मुझे कहाँ पर जाके प्रॉब्लम आई कि जब मैंने कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश की, और या कहीं पे मैंने कुछ, अब मैं भी यंग आया था तो थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, तो किसी को कुछ बोल दिया तो वहाँ पर थोड़ा चीज़ डिफरेंट हो जाती है। वहाँ जो है वो लोग आपकी बात माने, इसमें थोड़ा चैलेंज आता है। सो मुझे मेरे फादर ने समझाया कि आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा।
अगर आप एग्जिस्टिंग लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, जो हम लोग भी देते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप उनको भी अपनी बात रखने दो। आप हर जगह अगर आप ये करोगे कि नहीं मेरी बात ही चलेगी, तो दिस इज नॉट द वे हाउ थिंग्स वर्क। यू नीड टू टेक पीपल टुगेदर एंड देन गेट थिंग्स डन। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जो मेरे को उस टाइम मिला। कोई ऐसी शुरुआती बात या कोई इस तरह का इंसिडेंस जो उस समय का आपको याद हो जब आपने ज्वाइन किया, एक आपका नया विजन था कंपनी के बारे में, जबकि कंपनी 2 जनरेशन से ऑलरेडी चलती आ रही है, पुराने लोग भी हैं, कुछ ऐसा जो आपको भी याद हो आप शेयर करना चाहें? मुझे एक बात याद आ रही है कि शुरू में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था विच वॉज नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉयज बट रादर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट डिस्कॉम्स में भी काम करना पड़ता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारा कोई गवर्नमेंट टेंडर का कोई ऑर्डर था, उसके लिए कोई गवर्नमेंट के डिस्कॉम के कोई सीनियर पर्सन इंस्पेक्शन ले आने वाले थे, प्रोडक्ट का जो फाइनल टेस्टिंग होती है। एंड हुआ ये कि उस टाइम मेरे फादर ट्रैवल कर रहे थे। जनरली वो होते हैं तो मतलब ही जनरली मीट्स देम। मैं नया नया आया था, 1 साल हुआ था मुझे। इस बीच में उनने मेरे को बोला कि तुम्हें जाना है, उनको पिक करना है एंड फैक्ट्री लेके आना है और इंस्पेक्शन में, ठीक है, उनको ले आओ, थोड़ा सा उनके साथ में रहना। सो मैं मान गया, उनके बाद मैं चला गया, मैंने उनको लिया। अब जब फैक्ट्री में आए, जब इंस्पेक्शन चालू हुआ, तो जो ये इंस्पेक्टर थे इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैं नया आया था, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उस टाइम नहीं थी, और वो मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से थे, वो उसके एक्सपर्ट थे, तो मैं आंसर नहीं कर पाया। लेकिन उस दिन मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि आज अगर आप बिजनेस ओनर भी हो तो भी आपको ग्राउंड लेवल पे पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ऑफिस में बैठ के और ये सोचो कि मैं सिर्फ बिजनेस को बैठे बैठे मैनेज कर लूँगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक जगह, हर एक फील्ड, हर एक डिपार्टमेंट को समझें, प्रोडक्ट को समझें, प्रोसेस को समझें, सिस्टम को समझें, तभी आपके पास बिजनेस की पकड़ आती है। सर, जो काम आप करते हैं, जो काम आपकी कंपनी करती है, उससे हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। आप लोग ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, आप पावर सप्लाई करते हैं, उसी से आगे पूरे भारत के सभी लोगों के जीवन पे असर पड़ता है। सो इस तरह का काम आप 1983 से कर रहे हैं। अभी तक मैं देख पा रहा था आपने 2.25 लाख से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स आज तक आपकी कंपनी बना चुकी है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस स्केल तक कंपनी को ले जाना, क्या माइंडसेट चाहिए किसी कंपनी को इस लेवल तक पहुंचने के लिए? आज हम देख रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस आइडियाज़ आ रहे हैं, बट एक लेगेसी बिजनेस को इस लेवल तक ले जाना और जहाँ पे आपके बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट रोज़मर्रा के लोगों के साथ में इतना जुड़ा हुआ हो और उसी क्वालिटी और उसी स्टैंडर्ड को मैनेज करना, और वो भी 30 साल से ज़्यादा समय के लिए, क्या माइंडसेट चाहिए होता है इसके लिए? ये मैं बोलूँगा कि जो मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज देखिए हमारी टोटल 42 ईयर्स की जर्नी है। उस 42 ईयर्स की जर्नी में जो 2/3 पार्ट है वो तो आज मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर, उनकी जर्नी है। मैं पिछले 14 ईयर्स से बिजनेस के अंदर हूँ। इन 14 ईयर्स के अंदर जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि आपको हमेशा आगे एक विजन आपके पास होना चाहिए, जो डायरेक्शन आप अपने लोगों को दे पाएं, जो डायरेक्शन पे आप फोकस करके और आप डिसाइड कर पाएं। मार्केट बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर भी बहुत सारे तरीके, बट आपको कौन सा मार्केट को, आपको किस में वर्क करना है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप वर्क करना, मतलब कौन से प्रोडक्ट से आप, कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और आपका लॉन्ग टर्म गोल बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपके कस्टमर्स, आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आपके कस्टमर्स आपको ट्रस्ट करते हो और उनको ये विश्वास हो कि चाहे वो प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं नहीं करें, बट उनको अगर इस कंपनी से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनको सही प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो वो विश्वास जब आपको मिलता है
तो आप ग्रो कर सकते हैं, तभी आप इतने 2.25 लाख ट्रांसफॉर्मर्स सेल कर सकते हैं। सर आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की बात की, मैं देख पा रहा था फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, रेलवे, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब सेक्टर्स को आपने सर्व किया है। हर सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर सेक्टर का वे ऑफ वर्किंग अलग होता है, तो ऑब्वियसली एक ही प्रोवाइडर के लिए इन सभी सेक्टर्स को सर्व करना वो भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। यस। सो अलग अलग सेक्टर्स को एड्रेस करने में क्या चैलेंज आता है और किस तरह से आप लोग इसे हैंडल कर पाते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज वगैरह प्लान होती है हर सेक्टर के लिए, कुछ अलग स्टडी या रिसर्च होती है, किस तरह से काम होता है? आपने एकदम सही कहा कि हर सेक्टर, हर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। आज अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो उसमें जो लोडिंग पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आज अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में जिस तरह से आज की डेट में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सो उसके अंदर वोल्टेज लेवल्स ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ हम जब चूज़ करते हैं कि अगर हमारे को इस मार्केट में काम करना है, तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। उसके लिए जो हमारी टीम है उसके अंदर उसके लिए नई नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं। बट एट द सेम टाइम उसके चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज वैरायटी बढ़ जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं लोअर हो जाती है। अगर आप एक ही तरह का काम रेगुलरली आपको करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो प्रोबब्ली आज की डेट में इंडिया में देर आर मोर देन 700-800 ट्रांसफार्मर कंपनीज जो ट्रांसफार्मर बनाती है, बट उनमें से अधिकतर सिर्फ काम वो कर रहे हैं जिसके अंदर उनको कुछ 2000, 3000, 4000 पीस का एक ही डिज़ाइन का ऑर्डर मिलता है। उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लाना बहुत ईजी है, बट जब आपको वेराइटी ऑफ कस्टमर्स को डील करना है एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना है, सो your quality parameters have to suit that industry. You have to customize your product as per that industry. And वो चैलेंज हमने सालों से बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं कि हम उसके लिए हमारे सिस्टम्स उस तरह से डेवलप कर पाए। सर एक जयपुर में आपकी फैक्ट्री है और आप यूएस तक के बिजनेस को एड्रेस करते हैं। सो जयपुर की विश्वकर्मा एरिया की फैक्ट्री से लेके यूएस की जर्नी और इतने वेरिएशंस ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ में काम कर पाना, ये किस तरह से आपने तय की, क्या जर्नी रही है आपके यहाँ? ये हमारी जर्नी एक्चुअली देखिए, एक्सपोर्ट तो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, मतलब टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 24 कंट्रीज। बट यूएस जो था इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। मतलब वो हमारे लिए एक नई चीज़ थी। 2020 में हमने एक विजन कंपनी का बनाया था विच वॉज लोकल टू रीजनल एंड रीजनल टू ग्लोबल। तो हमने बोला कि हम ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा काम करना चाहते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी कभी हमने खुद ने भी नहीं सोचा था कि यूएस में भी कभी काम आएगा, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट। वहाँ के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट दिखने में भी इंडिया से अलग है। But still, we became the first company from India to supply single-phase pad-mount transformers to USA. और ये हमारे पास सडनली एक अपॉर्चुनिटी आई। एक आप मान लीजिए, मतलब आई गिव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दिस, कि हमारे पास एक इस तरह की एक लीड आई, एक अपॉर्चुनिटी आई। शुरू में लगा कि कैसे करेंगे हम इस पर, मतलब वहाँ के पेंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, वहाँ के जो मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी अलग हैं। We don't know anything about it. But थोड़ा सा हमें वहाँ से भी पुश आया कि नहीं आप करो, क्योंकि वहाँ पे डिमांड थी। उसके लिए जब हमने एक बार लगा कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ यूनिवर्स हमें देना चाहता है। उस अपॉर्चुनिटी को लेके जब हमने आगे उस पर वर्किंग चालू की तो सबसे पहले उन स्टैंडर्ड्स को समझा, पेंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को देखा, क्योंकि वो एकदम अलग है। आपका कंटेनर इंडिया से यूएस तक शिप होगा एंड इट इज गोइंग टू बी इन अ सॉल्टी एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम। सो एकदम ही नई चीज़ थी। सो बट हमने उस चैलेंज को लिया एंड वी हैव लर्नड अ लॉट। हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना उसके लिए बढ़ाया, नई टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लिए, नई मशीनरी खरीदी एंड जो हमारी डिज़ाइन की स्किल है, जो क्वालिटी टीम की जो स्किल है, वो सभी को अपग्रेड किया हमने फॉर दोज न्यू स्टैंडर्ड्स। नई टीम ऐड हुई। सो
it was a big learning process, but again, thanks to the universe, कि we got that opportunity and we were able to complete it. That's great. So आज आप यूएस में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया 24 एडिशनल कंट्रीज के अंदर भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो हर कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, उनका प्रोसेस डिफरेंट होता होगा. Yes. सो यू हैव ऑल द रिसर्च टीम्स फॉर एड्रेसिंग दिस रिक्वायरमेंट्स और हर कंट्री के अकॉर्डिंग करने की. बिल्कुल. सो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, मोस्टली कंपनीज उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ट्रांसफार्मर्स खरीदती हैं, जो IEC स्टैंडर्ड्स जिनको बोलते हैं. एंड कंट्रीज में अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हर कंट्री का करीब करीब वोल्टेज लेवल अलग है. Okay. जिस वोल्टेज जो हमारे घर में आती है वो सब जगह अलग होती है. सो ऐसे केसेस में द ट्रांसफार्मर हैज टू बी कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. एंड हमारी डिजाइन टीम इज वेल इक्विप्ड. वी हैव अ बिग डिजाइन टीम, क्वालिटी टीम टू एड्रेस ऑल दोज चैलेंजेस. सो अगर मैं इंडिया की भी बात करूं, तो पिछले 50 सालों के अंदर इंडिया में भी इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. आज से अगर मैं 50 या 60 साल पहले की बात करूं, तो बिजली होना ही अपने आप में एक लग्जरी थी. और आज ये एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, बट हमारी सभी चीज़ें इसी लाइफ इसी से चल रही है. सो आप भी इस जनरी के अंदर कहीं ना कहीं आप और आपकी कंपनी पिछले 40 साल से जुड़े रहे हैं. सो किस तरह से आप देखते हैं इंडिया के अंदर इससे आगे बढ़ता हुआ, क्या क्या चेंजेस जो आज से 40 साल पहले जब आपके ग्रैंडफादर ने इसे स्टार्ट किया और आज आप जब इसे लीड कर रहे हैं, तो क्या चेंज आए हैं इन 40 सालों के अंदर? चेंज इसमें देखिए, अगर आप देखें तो इंडिया में, मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा. सो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमंस टू प्रोग्रेस. राइट. अगर आप इफ यू गो बैक, तो हमारे लिए जो एनर्जी के रेवोल्यूशंस हुए, तो एक रेवोल्यूशन ऐसा आया जब मशीन्स इन्वेंट हुई. तो हमने फ्यूल यूज़ करना चालू किया, हमने इंजन्स बनाए, गाड़ियाँ बनना चालू हुई, उससे ट्रेन्स वगैरह बनना चालू हुई, मतलब स्टीम इंजन आया, फिर उसके बाद डीजल लोकोमोटिव्स आए. तो वो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट थी जो कि फ्यूल से कंप्लीट हो रही थी. देन उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई. अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हुई, सो उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स आने चालू हुए. फिर एक कंप्यूटर का बूम आया. तो अगेन इंडिया में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ 91 में, जब हमारी इकोनॉमी ग्लोबल हुई. सो डिमांड एनर्जी की बढ़ते गई. आज की रेट में अगर आप देखें तो डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि AI इज अ बिग लीप इन द इंटेलिजेंस दैट वी हैव टुडे. सो ये फ्यूचर में और बढ़ेगा. एंड एनर्जी इज द बैकबोन फॉर दिस. एनर्जी नहीं होगी तो कोई AI सिस्टम वर्क नहीं कर सकता. तो हमें अगर मार्स पे भी जाना है, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. हमें अगर सैटेलाइट स्पेस में चाहिए, तो उसके लिए भी हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं. सो एनर्जी हैज बीन अ कांस्टेंट रिक्वायरमेंट. इट इज जस्ट दैट कि एनर्जी की डिमांड बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी जब तक नई नहीं आएगी, तब तक वो एक नया लीप नहीं आता. सो इंडिया के अंदर भी इसी तरह जब हम अगर आप देखें तो जब हमें फ्रीडम मिला, तो फ्रीडम मिलने के बाद में उस टाइम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी. क्यों? क्योंकि हमारे पास कंट्री के अंदर ज़्यादा कुछ बचा नहीं था. मतलब द कंट्री वॉज वेरी पुअर एट दैट टाइम. धीरे धीरे जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, लोगों ने बिजनेसेस चालू किए, तब एनर्जी की डिमांड बढ़ना चालू हुई. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो PSU कंपनीज आई, उनने अपनी कंपनी सेटअप की, तो उनकी डिमांड बढ़ी. फिर उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज आना चालू हुई. ये जो डिमांड थी उस टाइम पे, इंडिजिनियसली ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी को भी इंडिया लाना, वो एक इंपॉर्टेंट टास्क था. सो उस टाइम एनर्जी एफिशिएंसी वाज नॉट अ बिग चैलेंज, बट गेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट. ओवर दीज ईयर्स, अब अगर आप देखें तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन एनर्जी एफिशिएंसी. और जो जनरेशन है वो भी चेंज हो गया है, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स टू क्लीन एनर्जी, विच इज योर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज आ गया है. सो दिस इज हाउ
India has transitioned itself over these 40 years. So ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट्स भी इसके हिसाब से जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है. एंड नाउ इफ यू सी बीच में न्यूक्लियर वाज had been considered to be not such a safe bet to go for generation of electricity, तो एक बार प्रोजेक्ट्स होल्ड हो गए थे. बट नाउ इवन इंडिया इज टेकिंग इट अप लाइक अदर कंट्रीज कि स्टेबल एनर्जी हमें न्यूक्लियर से भी मिलेगी. सो दैट इज अगेन गोइंग टू ब्रिंग मोर डिमांड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, मोर डिमांड ऑफ एनर्जी. सर आप एक ऐसे सेगमेंट में वर्क करते हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं जो ट्रेडिशनल वे में काम करती है, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं. आज के अगर मैं यूथ की बात करूं सो दे आर मोर टेक सेवी, सर्विसेज में इनका ज़्यादा ध्यान जाता है. नए अगर मैं स्टार्टअप की भी बात करूं तो मेनली सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत कम यूथ जाना चाहता है. मैन्युफैक्चरिंग का नाम आते ही माइंड में आता है कि एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस होगा, एक फैक्ट्री होगी, उसे मैनेज करना, सप्लाई चेन को मैनेज करना और फिर उस लेवल पे लोगों से डील करना जिस पर शायद वो यूथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो. तो ये जो सर्विसेज वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस है, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप इसे कैसे देखना चाहेंगे? एंड कोई ऐसा मैसेज जो आप यूथ को बताना चाहें कि मैन्युफैक्चरिंग कैन बी एज मच लुक्रेटिव एज द सर्विसेज बिजनेस? इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा. ये सो जैसे हम सब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, आजकल एआई का ज़माना है एंड चैट जीपीटी आई थिंक वाइडली सब यूज़ करता है. सो जो ओपन एआई जो कंपनी है जिसका चैट जीपीटी प्रोडक्ट है, उसके जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, तो अभी रिसेंटली उन्हें चैट जीपीटी 5 लॉन्च किया था और उसका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था. उसमें जो होस्ट थे उनने सैम ऑल्टमैन से ये पूछा था कि व्हेन इज द नेक्स्ट जनरेशनल लीप गोइंग टू कम इन एआई. अभी जो हम कर रहे हैं ठीक है, वो कर रहे हैं, चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बट और आगे क्या, और एआई का और आगे क्या यूज़ है, बड़ा यूज़. सो ही सेड दैट द जनरेशनल लीप इज गोइंग टू कम व्हेन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट फॉर गिविंग एनर्जी एंड पावर, लाइक जो डेटा सेंटर बनने हैं, जो कंप्यूटिंग के लिए आपको जो प्रोसेसर्स बनने हैं. बोले जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रेडी होगा तब तक नेक्स्ट लीप आना मुश्किल है. दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बॉटलनेक. सो इससे आप रिलेट करके देखें, व्हाई डू यू थिंक यूएस इज पुटिंग टैरिफ्स राइट नाउ? वो भी तो यही बोल रहे हैं, आओ वापस से हमारी कंट्री में आके मैन्युफैक्चरिंग करो. पहले वो बोल रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब यूएस हैड बिकम ऑलमोस्ट अ कंप्लीट सर्विसेज इंडस्ट्री, बट टुडे दे आर ऑल्सो फेसिंग दैट हीट एंड दे ऑल्सो वांट मैन्युफैक्चरिंग टू बी देयर इन देयर ओन कंट्री. सो जो इंडिया कर रहा है, वी आर ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस. एंड जैसे आपने बोला कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहूंगा, सो आई वुड से इन द पास्ट इट हैड बिकम, मतलब आप बोल सकते हैं कि आईटी हैड बिकम या कंप्यूटर साइंस हैड बिकम एक तरह से इट वाज मोर इन फैशन. लोग चूज वो करना चाहते थे, वो ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है. बिल्कुल. सैलरी ज़्यादा होती है, ज़्यादा अर्निंग ज़्यादा है, फैंसी ज़्यादा है. कंप्यूटर साइंस मोस्टली डेस्क जॉब है, फ्लोर पे जाके आपको पसीने नहीं बहाने, प्रोजेक्ट साइट पे जाके आपको पसीने नहीं बहाने. बट जो आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होने वाली है, चाहे वो इंडिया हो या कोई और ग्लोबल कंट्री हो, उन सब जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल. एंड वी नीड कोर इंजीनियर्स अगेन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल के हों, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोर इंजीनियरिंग students so that they can take up these new infrastructure projects, manufacturing units. मतलब आप देखिए, everyone is expanding today in all industries. There is so much investment being happening and we need good talent for that. बिना उसके सिर्फ एक फैक्ट्री खड़ी करके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. I need people, good people. मैं एक बार फिर से स्विच करना चाहूँगा आप इनिशियल जर्नी के अंदर. यस. जनरली माना जाता है कि हम जब भी कोई स्टार्टअप करते हैं या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स अगर आके कुछ वर्क कर रहे हैं तो उनका स्ट्रगल है वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होता है. जबकि अगर किसी लेगेसी बिजनेस को कोई ज्वाइन करता है तो एक माइंड में थॉट आता है कि ऑलरेडी ऑफिस रेडी है, टीम वर्क कर रही है, फैक्ट्री कंप्लीट सेटअप है, रेवेन्यू
सोइंग मोड में है, तो सिर्फ जाना है, बॉस की चेयर पे बैठना है एंड काम शुरू कर देना है। सो आपकी जर्नी कैसी रही जब आपने शुरू किया? आपने किस स्टेप से या किस डिपार्टमेंट से किस तरह से काम शुरू किया, और ये आपके 14 इयर्स की जर्नी किस तरह से यहाँ तक लेके आई? हमारे फैमिली में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे शुरू से। उसमें ये था कि अगर आप नेक्स्ट जनरेशन में से कोई भी आना चाहता है तो सबसे पहले तो उनको अपनी एजुकेशन मास्टर्स तक करनी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आराम से आप आके आप सोचो कि ये बिजनेस ओनर की सीट है और आप बिजनेस ओनर बन गए। सॉरी, यू आर नॉट वेलकम हियर विद दैट। सो सबसे पहला एजुकेशन था, और एजुकेशन करके जब आप आ रहे हो, आई रिमेंबर आई वॉज टोल्ड यू विल स्टार्ट फ्रॉम एन असिस्टेंट इंजीनियर। ओके। मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं था। सो वो जो मेरी जर्नी रही है, लेकिन उससे जो मैंने सीखा है इन दीज लास्ट 14 ईयर्स, मुझे ग्राउंड लेवल पे सब आता है। I spent time in the production department. I spent time on the factory floor understanding कि बाइंडिंग कैसे होती है, असेंबली कैसे होती है, टैंकिंग कैसे होती है। I spent time in the quality department. I spent time in purchase, sales. So मैंने सभी जगह अपना टाइम स्पेंड किया है, जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी। मैं अगर पहले दिन से अपने आप को एक बिजनेस ओनर वाले माइंडसेट से बैठ जाता वहाँ पर जाके, तो प्रोबेबली आज जितना मैं जानता हूँ उस कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, वो नहीं जानता। ट्रू। सो कहा जा सकता है कि आज की जो सक्सेस है इसके पीछे सालों की मेहनत लगी है। बिल्कुल। और यही मेहनत शायद हर किसी के सामने नहीं आ पाती, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं तो वही जो आज हम उन्हें दिखा पा रहे हैं। ट्रू। सो इसी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट कभी आपको आया हो जिससे आपको लगा हो कि यस, नाउ इट इज टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, अब मैं रेडी हूँ इस माइंडसेट के साथ में कि मैं कंपनी को लीड कर सकता हूँ या इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की? सो ये अभी सिंस आई हैव स्पेंड सो मच टाइम, 14 ईयर्स हो गए मुझे कंपनी में। सो इन द लास्ट 3-4 ईयर्स माई रोल हैज चेंज्ड इनटू मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड लीडरशिप एरियाज। तो अब कुछ फंक्शंस हैं जो कंप्लीटली मैं देखता हूँ, एंड स्पेशली पीपल रिलेटेड। सो आई लुक आफ्टर HR, and it is very important today. HR is one topic without which you cannot grow. जो हमारे ambitions हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं, वो बिना अच्छे लोगों के नहीं हो सकता। So we spend a lot of time in talking to people, understanding their requirements. आप सिर्फ किसी को सैलरी दे के काम नहीं करा सकते, बट आपको उनके साथ में उनके क्या पेन्स हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वर्क पे हो चाहे लाइफ में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नाउ इन दैट एस्पेक्ट। दैट्स ट्रू। HR इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। कि मेरा भी मानना है कि फैक्ट्री मशीन से नहीं चलती, फैक्ट्री इंसानों से चलती है, और उसके लिए HR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मर बिजनेस की बात करूं तो इसमें सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है? बिकॉज अगेन यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग वर्क, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, सप्लाई चेन का रहता है, लॉजिस्टिक का भी वर्क है। सो विच एरियाज अकॉर्डिंग टू यू आर द मोस्ट चैलेंजिंग इन वेदर इन योर बिजनेस, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मर्स, और मे बी इन एनी मैन्युफैक्चरिंग वर्क? कौन से सेगमेंट्स है जो मोस्ट चैलेंजिंग रहते हैं? सर देखिए, रिक्वायरमेंट तो हर डिपार्टमेंट में होती है। ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको काम करते हुए फ्लोर पे दिखते हैं। बट आप देखो तो ओवरऑल सब डिपार्टमेंट्स, ऑल डिपार्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे प्ले अ मेजर रोल। आज अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपके टाइम पे सारे कंप्लाइंसेस नहीं फाइल करेंगे तो इट कैन लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम। आज अगर आपका QMS डिपार्टमेंट है, they don't prepare for the audits which are coming, they don't play a role in seeing whether all the things are happening as per the ISO standards which we have taken. We will not be able to sell to companies which have this as a mandatory requirement. So, सारे departments are equally important.
जैसे अपन ने पहले बात की कि सिंस वी डील इन सो मेनी डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज जिनको हम सप्लाई करते हैं, डिज़ाइन डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल बिकॉज वेराइटी बहुत आती है वहाँ पे, एंड सेल्स के बाद सीधे डिज़ाइन के पास ही रिक्वायरमेंट आती है। तो कोई ऑर्डर के लिए आपको क्या राइट डिज़ाइन करनी है, ऑल दोज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हमारा एक मोटो है कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एट ऑल। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, चाहे डिले भी हो रहा हो थोड़ा, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे वी हैव द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। At every process, we have engineers who are there, who are checking the material, who are checking whether the output is correct or not. So that is again a big area where we spend a lot on manpower. So आपके प्रोसेस डिफाइंड है, रिसर्च टीम ऑलरेडी एक वर्क कर रही है। ऐसे के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर जब आपने डिसाइड किया, आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम यूएस मार्केट को भी कैटर करेंगे, Yes. सो कहीं ना कहीं टीम पे भी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। उनका भी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस भी आता है किसी टीम्स की तरफ से। तो टीम का इसमें किस तरह से सपोर्ट रहा, क्या रिएक्शन रहा से? सो टीम का बहुत बड़ा रोल रहा। बिना टीम के हम लोग को ये नहीं कर पाते। जो स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना था, तो वो हमारी जो क्वालिटी टीम थी, प्रोडक्शन टीम थी, डिज़ाइन के अलावा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि जो इंस्पेक्शंस वो लोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, हाउ इट चेंजेस फॉर दिस प्रोडक्ट, एंड इट हैड सम वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो व्हेन द टीम हैड टू गो थ्रू इट, तो ऐसा नहीं था कि वो फ्री बैठे थे, उनके पास जो रेगुलर काम है वो तो था ही, उसके साथ साथ उनके पास ये एडिशनल काम आ गया। अब ऐसे केस में यू कैन इमेजिन दैट जो आपके पास जो आवर्स अवेलेबल है उसमें तो सब टाइम आपका ऑलरेडी एलोकेटेड है, बट स्टिल आई एम सो ग्रेटफुल टू माई टीम कि दे गेव एक्स्ट्रा आवर्स फॉर दिस, दे मेड इट अ चैलेंज फॉर देमसेल्व्स, एंड फाइनली उनकी वजह से ही हम ये लर्निंग अपनी कंपनी में, ये नॉलेज गेन कर पाए और फाइनली यूएस का प्रोडक्ट बना पाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्टेज तक लेके आने के लिए। और इसी के साथ में आज आपकी कंपनी 140 करोड़ का रेवेन्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैटर कर। दैट वाज लास्ट ईयर। दैट वाज द लास्ट ईयर। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। थैंक यू। सो व्हाट ऑल टेक्स ऑन अ मैनेजमेंट लेवल टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ ऑर्गेनाइजेशन जो 140 CR के रेवेन्यू पे वर्क कर रही है? किस तरह से ऑपरेशंस चलते हैं इस लेवल पे? मैनेजमेंट का क्या स्टेक होता है, किस तरह से वर्किंग होती है? तो ये बहुत प्लानिंग चाहिए, और 140 तो हमने लास्ट ईयर किया था, इस साल तो हम उससे डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। एंड गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी एक नई फैक्ट्री भी आ रही है जिसको हम हमारी गीगा फैक्ट्री बोलते हैं। सो इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 8 एकर्स, एंड उस नई फैक्ट्री के लिए तो बल्कि और टीम हमें रिक्वायर्ड है। सो ये जो प्लानिंग है कि आपको क्या रेवेन्यू अचीव करना है, आपका क्या गोल है, ये प्लानिंग अचीव करने के लिए इट्स नॉट कि आपने आज डिसाइड किया और आप 6 महीने में अचीव कर लो। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो इट टेक्स अ लॉट फॉर न्यू टीम टू बी डेवलप, जो आपके खुद के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं सब। देखिए, मैन पावर अवेलेबल है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वही सेम फॉलो हो रहे हो किसी दूसरी इंडस्ट्री में। सो आई हैव टू ट्रेन देम एज पर आवर स्टैंडर्ड्स, कि ये हमारी स्टैंडर्ड्स हैं। ये हमारी प्लानिंग पिछले 3 साल से चल रही है कि अगर हमारे को ये रेवेन्यू के हमारे गोल्स अचीव करने हैं एनुअली, तो उसके अंदर हमारे को क्या टीम साइज रिक्वायर्ड रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी टीम स्ट्रेंथ रहेगी, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी जो आपकी HR की कॉस्ट होती है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर रेवेन्यू, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी, कैन यू डू विदाउट इट, इफ नॉट देन इज देयर एनी टेक्नोलॉजी which can be used, but if not then you definitely need that manpower. And साथ में जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको कंसिस्टेंटली करना है ऑफ योर टीम टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी। जो टीम अगर 100 करोड़ का काम अचीव कर रही है तो वो आज 300 या 500 करोड़ नहीं कर सकती। उनकी भी कैपेबिलिटीज के अंदर आपको उनकी भी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको हमारे को इंक्रीज करना रहता है। So we spend a lot of time on their training and development. जैसे मैं HR टीम की बात कर रहा था, तो
एक समय था करीब 6 साल पहले या उससे पहले की बात है, जब हमारे पास एचआर में एक जना था, जो क्योंकि मैन पावर भी बहुत छोटी थी। आज की रेट में इट्स ए टीम ऑफ 10 पीपल हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस सेक्शंस ऑफ एचआर. So learning and development is also become a very important part of HR for us. सर ये जो नई फैक्ट्री आप लेके आ रहे हैं ये जयपुर में ही लोकेटेड है? बिल्कुल, ये जयपुर में जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है अजमेर रोड पे, ये उसके डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर ही. कॉन्ग्रेचुलेशन. सो आप सोलर की बात करते हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, इन एरियाज़ को भी आप एड्रेस करते हैं, फिर आप हाइड्रो की भी बात करते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर्स आप लोग डेवलप करते हैं. हर तरह के एक ट्रांसफार्मर के लिए टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट रहती है. सो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ में वर्क करना, किस तरह से इसमें रिसर्च वर्क होता है, क्या इसमें टेक इन्वॉल्व रहता है, कुछ प्रोसेस आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आपके पास इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं है, तो देन यू हैव टू लुक फॉर एक्सटर्नल consultants or external people who can help you develop that technology. So हमारी हमेशा से जर्नी इस तरह से रही है कि अगर हम कहीं से बाहर से भी अगर टेक्नोलॉजी ले भी रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी इन हाउस डेवलप होनी चाहिए अल्टीमेटली. सो विद आवर टीम टुडे वी कीप developing those in-house capabilities, because of which we have been able to take up on these new categories of products जो फ्यूचर में हम और आगे लेवल पे भी ले जा रहे हैं. सो आप कॉर्पोरेट कनेक्शन से भी 3 साल से ज़्यादा समय से कनेक्टेड हैं? I think now, yeah, about 4 years. About 4 years. Yes, this is the 4th ring. That's a long time. So, how is the networking experience going on? Amazing, amazing. Corporate connections की जो मेरी journey है, that has played a big role in how I have developed as a person. मेरा कभी भी corporate connection से business was not my goal. When I went there, so one thing that attracted me was forums. And because I knew about forums, what they are from before, so बहुत learning रही है, बहुत दोस्त मिले हैं, बहुत support मिला है, and आपको पता नहीं चलता कब आप किस बात से ऐसी चीज़ है which is influencing your mindset. जब इतने experienced लोग उस network में हैं, so you have a learning whenever you meet them. And ये तो मुझे कहने की बात ही नहीं है कि they are always available for you. Whether it is anything, any personal issue that you're going through, any business, if in business, if you need any kind of guidance, then that network is available to you like a family. So it has been an amazing journey for me. So any specific event or any specific thing up which you can recall and share with us about the corporate connections, as you have a long journey of 3 to 4 years now? मैं specific वो नहीं, क्योंकि it's part of our forum, but forum में बहुत बार ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई हैं. कई बार मैंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स रखी हैं. As it's a confidential group which is formed, so I have been helped, मतलब people have helped me in overcoming those personal issues also. So it's a networking helps basically. Networking helps. CC is a very good network. It's growing, मतलब जिस तरह से उसके numbers अब बढ़ रहे हैं, and very quality members जो दूसरे states में भी, दूसरी cities में भी हैं. So it's a great networking platform. So how about the future vision of your company? अगर मैं उत्तम भारत की आज बात करूँ, आज आप ट्रांसफॉर्मर्स बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के बाद में next might be smart grids, and what about the next step? आज से अगर मैं 5 साल बाद की बात करूँ तो how उत्तम भारत is going to help India grow in that scale? Because your contribution is going to be out in that. इंडिया में अगर आप आज की डेट में देखें तो the next whole decade, 10 years, is amazing for the electrical industry. There is so much investment which is happening in renewable sector, क्योंकि जो इंडिया का 500 गीगावाट का जो प्लान है till 2030, it will require a lot of transformers, a lot of different electrical products.
आप अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इज ग्रोइंग, सो उसकी वजह से अभी क्या हुआ था कि बीच में द गवर्नमेंट वाज फोकसिंग इन द लास्ट 10 years, गवर्नमेंट वाज फोकसिंग इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू, मतलब गांव के अंदर घर घर जो बिजली योजना थी कि एटलीस्ट एक बल्ब जलना चाहिए, एक फैन चलना चाहिए, इतनी बिजली तो प्रोवाइड हो जानी चाहिए गांव गांव तक। वो गवर्नमेंट ने कर लिया। अब अगर आप देखो तो जिसके पास में अगर एक बार एक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, क्या वो वहां रुक जाएगा? उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उसको बल्ब के बाद में अब कुछ और भी चाहिएगा। धीरे धीरे जाके हो सकता है उसके घर में फ्रिज भी आए, हो सकता है कुछ और भी इक्विपमेंट्स लेके आए। सो ये जो रिक्वायरमेंट है ये आगे बढ़ेगी, एंड हम लोग जो इसको देख रहे हैं इन द नेक्स्ट 10 years या 5 years जैसे आप पूछ रहे हैं, तो 5 years के विजन में हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके लिए भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आगे डेवलप करें। स्मार्ट ग्रिड्स के लिए जो स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट है, वेयर द ट्रांसफॉर्मर्स आर, दे हैव सेंसर्स, एंड उससे डेटा जो जनरेट होता है उससे आप कस्टमर को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिवली आप क्रिटिकल अलर्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हो। सो इट जो स्मार्ट ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट। सो वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर the battery energy storage system, for the smart grids, for renewable energy projects, renewable energy projects, and for even EV charging stations. Even they require a lot of energy. So the demand is there, and we have a whole plan for those 5 years ki how we want to grow in the transformers and allied products. सर today is the time of technology. Yeah. हमने अपने डिस्कशन के अंदर ही चैट जीपीटी के बारे में भी बात कही, आपने सैम ऑल्टमैन का भी रेफरेंस किया। सो इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट एंड सर्विस सेक्टर इज डिफरेंट, एज वी टॉक्ड अबाउट इट ऑल्सो। सो हाउ डज दिस टेक्नोलॉजी हेल्प आउट इन द मैन्युफैक्चरिंग? ये जो आप ट्रांसफार्मर्स का वर्क करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है या किस तरह से आप उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? जी, I would say, especially because technology is something which is very close to my heart, the topic, even though मैं mechanical engineering वगैरह किया, but I've always been avidly learning about what is happening. तो आज की डेट में भी I spent about an hour every day just to learn what is happening new in AI, what new tools are coming, how can we make use of it. Technology plays a big role in how you scale up your company. बिना टेक्नोलॉजी के आप ग्रो नहीं कर सकते। ट्रू। हाँ, आई वुड से कि फॉर अस द नेक्स्ट जनरेशन, हमारे लिए हमारी कंपनी के अंदर मतलब मेरे फादर, मेरे अंकल्स, दे वर सच विजनरीज दैट दे न्यू कि आज दे हैड इंस्टॉल्ड SAP ERP इन 2009। तो दे हैड द विजन कि अगर हमारे को स्केल अप करना है तो हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए। सो वी एक्टिवली यूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स इन आवर कंपनी, जिससे कि हमारे सिस्टम्स चलते हैं, एंड हमारी MIS चलती है, एंड कुछ हमारे सिस्टम्स हैं जिससे कि हम पूरे प्रोसेसेस को मॉनिटर करते हैं। सो बिना टेक्नोलॉजी के आई वुड से स्केल अप करना तो बड़ा मुश्किल है, एंड स्पेशली अगर आपको पूरी इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना है तो इट इज़ नॉट ईजी। टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल, एंड वी एक्टिवली इन्वेस्ट इन अडॉप्टिंग जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज की डेट में इवन AI का यूज, हाउ कैन AI बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज समथिंग विच आई हैव टेकन अप पर्सनली, एंड वी आर एक्टिवली, वी कीप अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर टीम ऑल्सो कि उनको क्या लगता है, क्या यूज हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, डिजाइन में कैसे AI यूज कर सकता है, क्वालिटी के डेटा को कैसे AI से हम एनालाइज कर सकते हैं। सो देर आर a lot of areas. It's a big chapter which has just opened up. I would say we are at a very starting stage of it, but going forward, I would say the use of AI or the use of new technology is going to be a mandatory requirement for us or for any company which wants to scale up. So along with the technology, you follow the startups also? Startups बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं, not for me,
but it is something which probably I want to learn. So I recently visited a startup incubator, and I was really amazed by what is happening there. I got to meet a few people. Somebody is developing a product for HR related to make recruitments easy. Someone is developing a product for how you can use AI in your business to, based on your design data, so that it helps to read your specifications. So it was something really amazing. And yes, I want to spend more time understanding about what is happening in the startup field. So just out of curiosity, I have one point out in my mind. जब भी हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो अगेन सर्विस सेक्टर के ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो डायरेक्ट B2C या D2C के जो ब्रांड्स होते हैं उस टाइप के ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं. Why there are quite less startups when we talk about मैन्युफैक्चरिंग या जिस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस आपका है, इस तरह के बिजनेसेस के अंदर हम स्टार्टअप्स उतने ज़्यादा क्यों नहीं देख पाते जितना डे टू डे लाइफ के जो प्रोडक्ट यूसेज हैं, सर्विसेज है, वहाँ पे मिलते हैं? मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है इस इंडस्ट्री के बारे में, सो स्टार्टअप इज बेसिकली एन आइडिया विच पीपल आर टेस्टिंग, एंड देन द वंस हु आर सक्सेसफुल गो इनटू बिगर स्केल्स. यहाँ पे सो फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपको मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, आपको फैक्ट्री इन्वेस्ट करना है, सब चीज़ करना है. आप अगर सर्विस सेक्टर में या आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ स्टार्टअप, यू डोंट हैव सो मच मनी. आपका जो मनी है एज अ स्टार्टअप, यू हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग. मतलब मेन जो कैश बर्न होता है वो तो मार्केटिंग स्पेंड पे होता है. तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, स्टार्टअप स्पेंड मनी, दे स्केल अप देयर बिजनेस बाय गेटिंग कस्टमर्स, एंड प्रोडक्ट तो वो बनवा लेंगे, उनको उसका चैलेंज नहीं है. दे डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. दे विल रादर फाइंड पीपल हु कैन मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट फॉर देम एज पर देयर आइडिया, और फिर वो आगे सेल कर देंगे. तो सर्विसेज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं. बट स्टार्टअप्स खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने कम देखी है जो डाले. बट जैसे अगर आप बात करें आज जो कुछ स्टार्टअप्स हैं विच हैव बिकम यूनिकॉर्न्स एंड मच बिगर, अगर आप देखें तो उनने भी अब बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हुए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल ली. So it's a journey ultimately in which they will have to come, but till the time they attain a certain size, they don't get into it. So talking on the personal front, so जब भी आपके पास में फ्री समय होता है, आई एम श्योर वो काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, बट हाउ डू यू लव टू स्पेंड दैट टाइम? सी so I have a habit of waking up at 4 a.m. and जो मेरे शुरू के सुबह के 3 से 4 घंटे होते हैं, वो ऐसा टाइम होता है विच इज़ जस्ट फॉर मी. ओके. एंड उस टाइम पे मतलब एवरीवन एल्स इज स्लीपिंग, सो दैट इज़ द टाइम विच आई लव, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग दैट टाइम विथ माई सेल्फ, विथ माई थॉट्स. आई स्पेंड इट बाई मेडिटेटिंग, आई स्पेंड इट बाई डूइंग थिंकिंग वर्क. मतलब सुबह बैठ के ईमेल नहीं देखना या कोई डॉक्यूमेंट के लिए नहीं करना. क्या बिजनेस में अचीव करना है, क्या लाइफ में कहाँ पर जाना है, कोई चीज़ जो स्टक हो आप, उस चीज़ को लेके बस उस टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलता है, सो उस चीज़ वो आप थॉट उस टाइम लेके बैठ जाओ. दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग टाइम दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ. बाकी टाइम तो फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए. सो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी करते हैं वो बहुत ही कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ में किया जाता है. वो अपने आप आ जाता है, कुछ है ही नहीं ना और करने को. वी केम टू नो वन फैक्ट अबाउट दैट ऑल्सो. आपने एक बुक भी लिखी है. यस राइट. सो क्या ये बुक का आइडिया, बुक का कंटेंट एंड बुक की स्ट्रेटेजी भी ये ब्रह्म मुहूर्त की रिसर्च का ही आउटकम है? मेरा तो जो भी थिंकिंग वर्क है वो उस टाइम होता है. मतलब वो आप ये मान लीजिए, अगर मैं जो पूरा दिन में करता हूँ उससे ज़्यादा टाइम मेरा. सो बुक भी जो मैंने लिखी, मैं इस बुक के बारे में भी बताता हूँ. यस, वी वुड लव टू नो अबाउट इट. ये बुक का टाइटल है द इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर हैंडबुक. ये बुक इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो रिन्यूएबल सेगमेंट में सोलर के लिए यूज़ होता है, जो सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं. इंडिया का जैसे लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है भाडला में है, अपने राजस्थान में खावड़ा में है. सो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स रखते हैं.
एंड ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग विच कम्स इन सोलर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है बिकॉज इट इज़ डिफरेंट, सो क्या हुआ था कि जैसे सोलर कंपनीज भी बहुत सारी आई, ईपीसी कंपनीज भी आई, आईपीपी कंपनीज आई जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, वहाँ पर भी एक कहीं हमें गैप लगा इन देयर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोडक्ट क्या डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है। एक बार किसी ने मेरे से पूछा शुरू में, मतलब ये बात है अराउंड अबाउट लॉन्ग बैक, कि ये सोलर का जो ट्रांसफॉर्मर है ये क्यों डिफरेंट होना चाहिए नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर से, हम तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। सो इस तरह की चीज़ें हमने उस बुक में कवर की हैं। एंड उस बुक के अंदर इट्स फॉर प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट के अंदर लोग होते हैं इन कंपनीज के अंदर, या जो इंजीनियर्स होते हैं या क्वालिटी के अंदर होते हैं, इंजीनियरिंग टीम्स के अंदर होते हैं, क्योंकि इसमें हमने ये भी कवर किया है कि आपको ट्रांसफॉर्मर खरीदते हुए क्या क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए, डिज़ाइन करते हुए अपना सिस्टम ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। सो वी कवर्ड आवर हार्ट इनटू इट, जो भी सीखा है, जो भी पता है इस प्रोडक्ट के बारे में वो लिखा है। एंड इट इज़ the first book I have, it's co-authored with my brother Tanmay, and so this book is available on Amazon and on Kindle also, and we have got some great praise from people in this industry who've read the book. Definitely, sir, we will have a look over that book also. Think about the future vision, as you told, smart transformers, IoT integration, then green energy focus. So how the R&D of उत्तम भारत going out in these directions? इनके बारे में आपका फ्यूचर में क्या विजन है? So our team is working on building a product जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के साथ में there are some products which are available in the market, but मेरा एक थॉट प्रोसेस अलग है। मैं लोगों को इस तरह का एक प्रोडक्ट देना चाहता हूँ जिससे मैं उनकी कंप्लीट, मतलब आर मोटो इसकी भाई किसी भी तरह की हैसल नहीं होनी चाहिए कस्टमर को। मैं एक प्रोडक्ट दे दूं, वो खुद उसका डेटा एनालाइज कर रहे हैं, उनकी टीम उसको क्या इंटरप्रेट कर रही है, कभी टीम में कोई लोग चेंज हो गए। आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू प्रोवाइड अ सर्विस टू देम कि आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर कोई भी तरह के जो फॉल्ट आने वाला है या आपको कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आवर टीम इज देयर। हम आपको उसके लिए वी विल अलर्ट यू, वी विल प्रोवाइड यू द हैंड होल्डिंग फॉर दैट, सो दैट आपकी वो डेट मिस ना हो कि कब आपको उसको चेक करना है, ताकि आगे जाके कोई, क्योंकि देखिए किसी भी, चाहे होटल हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज़ है कि अगर ट्रांसफॉर्मर बंद हो गया तो लिटरली आग लग जाती है। मतलब सही करो ट्रांसफॉर्मर को, कहाँ से क्या हो गया, सारे काम सब बंद हो जाता है पूरी, क्योंकि उस टाइम पे अगर पावर चाहिए तो आपको जनरेटर पे, डीजल पे जनरेटर चलाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो वो उस टाइम इमरजेंसी बन जाती है। सो इफ़ आई कैन प्रोवाइड अ सर्विस वेयर पीपल डू नॉट हैव टू एवर फेस सच अ प्रॉब्लम, आई थिंक दैट इज़ अ बिग इम्पैक्ट विच आई विल बी एबल टू गिव टू दिस इंडस्ट्री। सर, हम फ्यूचर के विजन की बात कर रहे हैं, हम IoT, स्मार्ट चिप्स, इन सब की बात कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी कंपनी के फ्यूचर विजन की जिसकी 40 साल की लेगेसी भी है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एक लेगेसी आ रही है एंड फ्यूचर में भी हमें लेके जाना है। आप करंटली लीड पोजीशन पे हैं यहाँ पे, सो हाउ यू योरसेल्फ सी इट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, वेदर इट विल बी द मार्केट कैप्चर और मेंटेनिंग द लेगेसी ऑफ द कंपनी, और हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस बिटवीन दैम, और हाउ यू थिंक दैट यू कैन बैलेंस बिटवीन दैम। देखिए, लेगेसी रियली हेल्प्स। लेगेसी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द लेगेसी I'll say it again, सो लेगेसी देखिए अपने आप नहीं बनती। आज लेगेसी में भी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, राइट। आज जिस तरह से हमने आज अपने सर्विसेज, अपना प्रोडक्ट डेवलप किया है, कस्टमर्स को सर्व किया है, तो उसी वजह से ट्रस्ट बना, उसी वजह से लोग आज वापस आते हैं हमारे पास। मतलब मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस इज एक्चुअली फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, जो बार बार आते हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो लेगेसी आपकी मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। आप लेगेसी को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप डिलीवरिंग
बेटर देन व्हाट यू हैव डिलीवर्ड बिफोर, क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो उसका एक्सपीरियंस का एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा. वी आर इन एन एज जहाँ पे कंपनीज लाइक अमेजोन जिस तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है, या अगर आप हमारे आसपास देखें तो जिस तरह का टच एंड फील, जो मतलब क्वालिटी हर चीज़ की हो गई है. एवरी प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग, जो कार्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे बिकम मोर रिलायबल. मतलब आई रिमेंबर अ टाइम, माई फादर टेल्स मी कि एक टाइम पे फिएट होती थी या जो कार्स होती थी और उसमें पता नहीं होता था कि कब ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड टुडे वी डोंट लुक एट कार्स, मतलब हमारी गाड़ियाँ तो बढ़िया चल रही हैं, मतलब कोई इस तरह के ब्रेक डाउन इतना रेगुलरली नहीं होते. सो द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन लेवल कीप्स चेंजिंग, एंड उसके साथ में आपके बिजनेस को आपको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. तो मार्केट कैप्चर दूसरी जोग्राफीज में डेफिनेटली, वो तो देखिए बिजनेस को ग्रो करना है तो करना ही पड़ेगा. बट जो लेगेसी जिन रीजन से बनी है, मैं उसको आज डिफाइन नहीं कर सकता. आई हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड. देयर इज आई वुड से कि जो लेगेसी मेरे दादाजी ने, जो मेरे फादर ने क्रिएट किए, it is my responsibility that I have to take it forward in a very responsible manner. Rapid fire questions for you. Yes. Easy? Okay. So, when you talk about the childhood smell, so factory oil or Nescafe? I think factory oil. That's like a true businessman. Any mentor's quote that you still remember and has stuck out in your mind? Yes. So, मेरे मेंटर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि जो फियर होता है, सो फियर लीड्स टू फेलियर एंड लव मेक्स यू लिमिटलेस. Amazing. Easy. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनने मेरे को चीज़ सिखाई है, जो मेरे लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे बिजनेस हो, कहीं भी हो, बट आई रिमेंबर इट इन माई हार्ट कि आपको फियरफुल अगर आप होगे तो कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाओगे, आप रुक जाओगे, फाइनली आप फेलियर की तरफ जाओगे. बट अगर आप लव, पैशन, कमिटमेंट से कोई भी चीज़ करोगे तो आपको कहीं है ही नहीं, मतलब नो वन कैन स्टॉप यू बिकॉज यू डिफाइन योर ओन. Sky is the limit. Yes, sky is the limit. If not had been into business, then what? Corporate or anything else? कॉर्पोरेट तो नहीं, बट लाइक आई सेड कि कोई टेक्नोलॉजी कंपनी में होता या कंसल्टिंग में होता, प्रोबब्ली दीज टू थिंग्स. या ओके. जयपुर के बारे में एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि सबको पता हो. देखिए, जयपुर के बारे में मतलब लॉट ऑफ थिंग्स एवरीवन नोज. द फूड, जयपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ हेरिटेज सिटी. बट एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि जयपुर में एक तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का हुनर भरा हुआ है, एंड उसके साथ साथ जयपुर के जो लोग हैं वो, उनमें इंटेग्रिटी बहुत है. मतलब दे हैव द वार्मथ, दे हैव द इंटेग्रिटी. वो चीटिंग नहीं करते. कई शहरों में जब आपको काम करना होता है तो सोचना पड़ता है कि इस कंपनी के साथ काम करूं या ना करूं, बट जयपुर में लोग अच्छे हैं. जैसे आपकी लेगेसी है, जयपुर की भी लेगेसी रही है और वो इसे एक ट्रेडिशनल सिटी के साथ में फ्यूचरिस्टिक सिटी के मैप पे भी लेके आ रही है. जैसे जी. ओके, दैट वाज ग्रेट वेदांत सर. इट वाज अमेजिंग टू हैव यू आउट हियर. थैंक यू दीपक जी. आपके मतलब द क्वेश्चंस यू आस्क्ड वर रियली गुड, एंड मतलब इट मेड मी थिंक फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके कॉलेज से लेके एंड आज की. थैंक्स फॉर शेयरिंग द जर्नी विद अस. थैंक यू. जो लोग इंडिया के फ्यूचर को साइलेंटली बना रहे हैं, उनका स्पॉटलाइट में आना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी काम को आज हमने किया है मिस्टर वेदांत अग्रवाल को आपसे रूबरू करा के. इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए एंटरप्रेन्योर के साथ में. तब तक कीप शाइनिंग. साइनिंग ऑफ, दीपक सिहा.